हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसा कि 7th चैप्टर हम लोगों का चल रहा है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि पी ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी आपके वर्ग आ रहे हैं और उन वर्गों के अंतर्गत जितने भी तत्व हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, और वो अन्य तत्वों से मिल करके जो कंपाउंड यानी कि यौगिक बना रहे हैं उन यौगिकों के गुणधर्म, उनको बनाने की विधियां, उनके उपयोगों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों लास्ट सेशन में हमने डाई ऑक्सीजन और ओजोन के बारे में पढ़ा था, तो आज के सेशन में उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों द पी ब्लॉक एलिमेंट 7th चैप्टर क्या है? पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली हैं। यहाँ पर ग्रुप 16 की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। ग्रुप 16 यानी कि आपकी ऑक्सीजन फैमिली, वर्ग 16 कौन सा है? ऑक्सीजन परिवार, जिसमें कि ऑक्सीजन के सारे गुणधर्मों की बात हम यहाँ पर कर रहे थे। ओके, ऑक्सीजन परिवार का सबसे पहला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन ही है, इसीलिए तो ऑक्सीजन परिवार कहा गया। ये पढ़ा ग्रुप 16 एलिमेंट, उसकी उपलब्धता देखी कहाँ मिलता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की थी। ओके, साथ ही आयनाइजेशन एंथैल्पी को समझा था। आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी के बाद इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को समझा। ओके, ग्रुप 15 जब पढ़ रहे थे, याद होगा आपको, तो मैंने बहुत अच्छे से सबसे पहले आपको यही बताया था कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, आयनन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, इन सबको अच्छे से समझा था। अभी सिर्फ क्योंकि हम इनमें प्रॉपर्टीज किस तरह से आपके गुण बदल रहे हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो चूंकि वर्ग में हम ऊपर से नीचे जब चलते हैं, समझ रहे हैं ना, वर्ग में यानी ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ चल रहे हैं, तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है, परमाणु के भार यानी कि द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है। तो इन सब में वृद्धि के कारण इनकी कई सारे गुणों में आपको क्या होता हुआ दिखेगा? परिवर्तन आता हुआ दिखेगा या भिन्नता दिखेगी। ओके, उसी की बात कर रहे हैं। चलिए, तो ये टेबल हमने देख ली थी जिसमें कुछ भौतिक गुणों की बात की थी, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई थी, यूजेस हो गए थे आपके डाई ऑक्सीजन के। ओके, चलिए क्विक रिवीजन लेंगे डाई ऑक्सीजन का। डाई ऑक्सीजन यानी कि डाई यानी दो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन समझते हैं, ऑक्सीजन क्या है? तत्व है एक। ठीक है, गैसियस स्टेट में मिलती है नॉर्मली हमारे वायुमंडल में 20.9, और लगभग 21% क्या है? ऑक्सीजन ही तो है, जिसको क्या करते हो, रेस्पिरेशन की जब हमारी प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या किया जाता है? इनहेल किया जाता है ऑक्सीजन को। ठीक है, और अन्य जितनी भी रासायनिक कई सारी प्रक्रियाएं हैं जिनमें ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। ओके, प्रिपरेशन, विरेचन की विधियां देखी थी। ठीक है, डाइऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन इन द लेबोरेटरी बाय द फॉलोइंग वेज। अलग अलग तरीकों से डाइऑक्सीजन को ऑब्टेन किया जाता है, बनाया जाता है प्रयोगशालाओं में। ठीक है, पहला था बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट, यानी ऑक्सीजन युक्त जो आपके लवण होंगे, ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बता दिया था, कोई रिवीजन दे रही हूं आपको, कि ऑक्सीजन युक्त जो लवण होंगे क्लोरेट, नाइट्रेट एंड परमैंगनेट, यानी कि क्लोरेट, नाइट्रेट और परमैंगनेट जिनमें की ऑक्सीजन उपस्थित होती है, उनका क्या किया जाता है? उनको गर्म किया जाता है, और उनको गर्म करने के पश्चात वहां पर ऑक्सीजन अलग निकलती है, तो डाइऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। वही हमको क्या चाहिए कि कैसे बन रही है, तो डाइऑक्सीजन कैसे बन रही है? क्लोरेट, नाइट्रेट, परमैंगनेट को गर्म किया गया सिंपली। ठीक है, इसके लिए हमने रिएक्शन भी देखी थी। सेकंड था आपका बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल लो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड हायर ऑक्साइड ऑफ सम मेटल्स। ठीक है, अब क्या किया जा रहा था? अब जो आपकी डाइऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम क्या देखते हैं? वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो नीचे के तत्वों के ऑक्साइड है। ठीक है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी जो है जिसमें तत्वों को लगाया गया है, उसमें जो नीचे के तत्व हैं उनके ऑक्साइड और कुछ धातुओं के उच्चतर हाइयर ऑक्साइड जो हैं उनका क्या किया जाता है? थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि तापीय विघटन कराया जाता है, और उससे फिर क्या होता है? वहां पर ऑक्सीजन अलग हो जाती है, क्योंकि ऑक्साइड है वहां पर। ठीक है, ऑक्साइड ले रहे हैं हम, धातु के ऑक्साइड ले रहे हैं,
और धातु के ऑक्साइड का विघटन कराया जा रहा है और विघटन कराने पर आपकी डाई ऑक्सीजन अलग हो रही है। ओके, चलिए ये भी देख लिया था। इसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड को रेडिली डिकम्पोज कराया जाता है और इससे वाटर और आपका डाई ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ओके, गुणों की बात की थी, बहुत सारे गुणधर्म पढ़े थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आया था? भौतिक गुणधर्मों में कलरलेस होती है, रंग किसी प्रकार का नहीं होता। अब हम कह रहे हैं हमारे आसपास ऑक्सीजन है वायुमंडल में, तो हमें ऑक्सीजन दिख थोड़ी रही है, यानी कलरलेस है। और ऑर्डरलेस है, जब हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को तो हमें कोई गंध थोड़ी आ रही है, तो रंगहीन भी है और गंधहीन भी है। Its solubility in water is to the extent of 3.08 centimeter cube in 100 centimeter cube water at 293 Kelvin, which is just sufficient for the vital support of marine and aquatic life. यानी कि विलेयता की बात की जा रही है। विलेयता यानी कि घुलना। अब पानी में कैसे घुल रही है आपकी ऑक्सीजन कि इस 100 सेंटीमीटर क्यूब में 3.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन घुली हुई है, जो कि पर्याप्त है। किसके लिए पर्याप्त है? अब जल में ऑक्सीजन घुली हुई है। जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि मछली सांस कैसे लेती है, हम बोलते हैं कि जल में, हम पढ़ते हैं क्या कि जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसके का उपयोग करके वो श्वसन की प्रक्रिया अपनी पूर्ण करती है। तो वही कह रहे हैं कि एक्वाटिक लाइफ जो है, यानी जल के अंदर जो जीव है, उनके लिए वो जो ऑक्सीजन जल में घुली हुई है वो पर्याप्त है, यानी कि विलेयता उसकी इस प्रकार से, ठीक है। और द्रवीकृत किया जाएगा, ऑक्सीजन गैस है, अगर इसको द्रवीकृत किया जाएगा तो वो 90 केल्विन तापमान पर होती है और जमती कितने पर है? 55 केल्विन, यानी कि 55 केल्विन तापमान पे वो जम जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन के आपके 3 स्टेबल आइसोटोप्स, यानी कि 3 स्थायी समस्थानिक। अब समस्थानिक क्या होते हैं? यानी कि जिनका परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार अलग अलग होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के 3 स्थायी समस्थानिक क्या हो गए? आपका आता है 8O16, यानी कि ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक 8 है और परमाणु द्रव्यमान कितना है? 16 है, एक ये है। और जिसका परमाणु द्रव्यमान 17 है, परमाणु क्रमांक बराबर होगा 8। और तीसरा समस्थानिक क्या होता है? O18, यानी कि जिसका परमाणु भार 18 है, ठीक। Molecular oxygen O2 is unique in being paramagnetic in spite of having even number of electrons. हम क्या कह रहे थे? इसमें even number of electrons हैं, यानी कि सम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। और सम संख्या होने पर भी क्या हो रहा है? जो आपका मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, यानी कि आणविक जो ऑक्सीजन है, उसका अनुपचुंबकीय होना एक विलक्षण है, ओके। और डाइऑक्सीजन जो होती है O2 जनरली सभी के साथ अभिक्रियाशील होती है, यानी सभी के साथ रिएक्ट कर लेती है। सभी के साथ मतलब आपके धातुओं के साथ भी और अधातुओं के साथ। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन आपको हर जगह मिलेंगे कि आपकी गोल्ड और प्लेटिनम जैसी, जो कि क्या आती है? सक्रियता श्रेणी। जब आप पढ़ रहे थे तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे की धातुएं हैं, गोल्ड, प्लेटिनम, कम अभिक्रियाशील है, तो इनके साथ डाई ऑक्सीजन इजीली रिएक्ट नहीं करती है। और सम नोबल गैसेज, यानी कि कुछ जो अक्रिय गैसेज हैं कुछ, उनके साथ भी डाई ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये हमने देख लिया। और इट्स कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट इज ऑफन स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं कब? जब ऑक्सीजन दूसरे तत्वों से जुड़ता है। तो ऑक्सीजन के जुड़ना किसी तत्व से, क्या कह रहे हैं? कोई तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, ठीक है। तो जो अभिक्रिया होगी जब ऑक्सीजन किसी से जुड़ने जा रहा है, उस केस में ऊष्माक्षेपी चूंकि अभिक्रिया है तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, वहां पर प्रोड्यूस होगी। जब ऊष्मा वहां पर निकल रही है तो वो ऊष्मा उस अभिक्रिया को आगे प्रोसीड करने के लिए, आगे ले जाने के लिए क्या होती है? उपलब्ध होती है, या हम कहते हैं कि सहायक होती है अभिक्रिया को आगे बढ़ाने में। और however to initiate the reaction, लेकिन ये तो अभिक्रिया को आगे बढ़ाने में वो हेल्प कर रहा है, लेकिन उसको शुरू कराने में, जहां पर हमें डाइऑक्सीजन मतलब O डबल बॉन्ड O, यही तो है डाइऑक्सीजन, ठीक है। इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी और वो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है उसका मान ज्यादा होता है, ओके। इतना हमने पढ़ लिया था। और केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, जहां पर हमने ऑक्सीजन की अभिक्रिया देखी थी अधातु के साथ, धातु के साथ और कुछ यौगिकों से, ओके। तो हमने क्या देखा था कि सभी के क्या बन रहे थे? ऑक्साइड जनरली फॉर्म हो रहे हैं, ओके। चलिए, और उपयोग
उपयोग भी हमने अलग अलग जगह देखा कि रेस्पिरेशन में हो रहा है, श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन उपयोग में आ रही, कंबशन यानी दहन, जब हम क्या कहते हैं आग लगती है या आग जलती है, जलने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन सहायक होती है या ऑक्सीजन के बिना दहन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है। ठीक है। ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग में, मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी मेटल्स, कई धातुओं के आपके मैन्युफैक्चरिंग में, या आप क्या कहेंगे कि उनको बनाने में, उनके उत्पादन में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। और ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, जैसे कोविड-19 के दौरान ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई थी, तो ऑक्सीजन सिलेंडर, उन सिलेंडर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, और ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वहां पर भी ऑक्सीजन क्योंकि कम हो जाती है, और वहां पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर फिर लेके जाया जाता है। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे पर्वतारोही जो होते हैं, जो पर्वतारोहण का कार्य करते हैं, वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग करते हैं। द कंबशन ऑफ फ्यूल्स हाइड्रोजीन्स इन लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड्स ट्रेमेंडस थ्रस्ट इन रॉकेट। ओके, और क्या किया जाता है, ईंधनों का दहन रॉकेटों को ऊपर उठाने के लिए, जो कि विस्मयकारी दबाव प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें भी ऑक्सीजन का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका ओजोन। ओजोन के बारे में ये पढ़ लिया था लास्ट सेशन में, ओजोन यानी कि O3। ठीक है, क्या है ये ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। ठीक है, ओजोन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओके, and it is too reactive to remain for long in the atmosphere at sea level। क्या होता है, ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, और समुद्र तल की ऊंचाई पर यह लंबे समय तक वातावरण में नहीं रह पाती है। एट अ हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर हैं अर्थ पर, यहाँ से 20 किलोमीटर ऊपर ये जो एरिया है, यहां पर क्या होता है, O3 बनती है। और कैसे बनती है, जो वायुमंडल की ऑक्सीजन है O2 है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसका निर्माण करती है, O3 का निर्माण करती है। समझ गए क्या कहा जा रहा है, 20 किलोमीटर की हाइट पर, 20 किलोमीटर ऊपर, जहां पर कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है, सूर्य का प्रकाश तो ऊपर से ही आ रहा है ना, तो सूर्य का प्रकाश वहां पर उपस्थित है, और उस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है वहां पर, वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन किसमें बदल जाती है, O3 में बदल जाती है। और जिसके कारण ये जो लेयर है, ये क्या कहलाती है, O3 की लेयर कहलाती है, यानी कि ओजोन परत कहलाती है। ठीक है, और वो ओजोन परत बच्चों क्या करती है, यहां से जो क्या आ रही हैं, यूवी रेज आ रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, उनको अर्थ पर आने से रोकती हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं, तो उनको रोकने का काम ओजोन वहां पर कर रही है। चलिए, तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की, यानी कि बनाया किस प्रकार जाएगा, विरचन की विधियों की बात करेंगे। ठीक है, यानी बनती कहाँ कहाँ है O3, उसकी बात कर रहे हैं। When a slow, dry stream of oxygen is passed through a silent electrical discharge, conversion of oxygen to ozone occurs. The product is known as ozonized oxygen। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, ऑक्सीजन की एक मंद शुष्क धारा जो कि क्या की जाती है, साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के थ्रू पास कराई जाती है। ठीक है, और ये किसमें बदल जाती है, ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। ओके, चलिए नोट करेंगे। ऑक्सीजन को किससे पास कराया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से, साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से पास कराया जा रहा है, और उसको पास कराने के बाद क्या हो रहा है, जो O2 है आपकी, वो O3 में कन्वर्ट हो रही है। मंद, स्लो, और ड्राई यानी कि शुष्क, स्ट्रीम यानी कि जो फ्लो बनाया जाता है, धारा, उसको क्या करेंगे, साइलेंट, नीरव, वैद्युत,
विसर्जन से गुजारे जाने पर यह O3 में बदल जाती है। ओके, चलिए तो क्या करेंगे, O2 लिया था, O2 लिया था और O2 से क्या बन गया, O3 बन गया। इस प्रकार ऑक्सीजन से जब आपका O3 बनती है तो यह एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। ऊष्मा शोषी प्रक्रिया यानी कि ऊष्मा का यहाँ पर शोषण होगा, ऊष्मा हमको देनी पड़ेगी अभिक्रिया में, ठीक है। तो इसके विरचन में क्या होगा, जो साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं उसका उपयोग आवश्यक है ताकि उसका विघटन ना हो, यानी कि वो विघटित ना हो, इसलिए आवश्यक है जो हम यहाँ पर साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं उसकी, ठीक है। लिखिए O2 से O3 का बनना एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, ठीक है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। और इससे क्या होता है, इट इज नेसेसरी टू यूज अ साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ठीक है। अब किसकी जरूरत है, जो हम नीरव वैद्युत विसर्जन की बात कर रहे हैं उसकी आवश्यकता है। अतः इसे बनाने के लिए किससे, O3 को, नीरव वैद्युत विसर्जन की आवश्यकता है, ठीक है। देन इफ concentration of ozone greater than 10% are required, a battery of ozonizers can be used and pure ozone with boiling point 101.1 Kelvin can be condensed in a vessel surrounded by liquid oxygen, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि यदि जो ऑक्सीजन जो ओजोन है O3 जो है उसकी 10% से अधिक सांद्रता की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर 10% कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा आपको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए O3 का, तो जो आपकी क्या है, ओजोनाइजर बैटरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओजोनाइजर बैटरीज हैं जो उनका उपयोग किया जा सकता है, समझ रहे हैं। यानी कहीं पर अगर कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, 10% से ज्यादा कंसंट्रेशन की ओजोन चाहिए, तो वहां फिर ओजोनाइजर बैटरीज लगाई जाएंगी या उनका उपयोग किया जा सकता है। और शुद्ध जो ओजोन होती है यानी कि O3 को एक द्रव ऑक्सीजन से घिरे पात्र में संघनित किया जा सकता है। ओके, चलिए नोट करिए इसे। चलिए गुणों की बात करते हैं, गुण क्या क्या हैं। अब प्योर ओजोन इज अ पेल ब्लू गैस, कैसी है, हल्की पीत नीली गैस है, ठीक है। और डार्क ब्लू लिक्विड, और जब कैसी है, गहरा नीला द्रव है जब द्रव के रूप में है, और जब ठोस के रूप में है तो वायलेट ब्लैक सॉलिड है। ओके, ओजोन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड इन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन इट इज हार्मलेस, ठीक है। ओजोन की विशेषता की बात कर रहे हैं कि इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। ओके, और क्या कह रहे हैं, थोड़ी मात्रा में यह हानिकारक नहीं होती है, यानी कि अगर मात्रा बढ़ा दी जाएगी O3 की तो फिर वो हानिकारक है, लेकिन जब कम मात्रा में है तो तब वो हानिकारक नहीं है। बढ़ जाए तो श्वास लेने में असुविधा होती है, जिससे सिर दर्द व मितली उत्पन्न होती है, ठीक है। यानी कि अगर उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, कंसंट्रेशन राइजेस अबाउ, कितना हो गया, अबाउट 100 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। इतनी ज्यादा अगर ppm में हम सांद्रता की बात करते हैं ना, पार्ट्स पर मिलियन,
तो वो पीपीएम की बात, जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे तो बहुत अच्छे से समझाया था आपको पीपीएम। तो वहीं पर जब इसका कंसंट्रेशन 100 पार्ट्स पर मिलियन हो जाता है तो ब्रीदिंग बिकम्स अनकंफर्टेबल, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, रिजल्टिंग इन हेडेक। रिजल्ट यानी कि परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आपको सिरदर्द हो सकता है, या फिर मितली जैसे नौसा जो होता है वो आपको हो सकता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। गैस के रूप में कैसा है, पीत नीली रंग की है, रंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, और द्रव रूप में है जब तो डार्क ब्लू, गहरा नीला, और जब ठोस के रूप में है तो बैंगनी काला। ठीक है, वॉयलेट ब्लैक। चलिए, ओजोन एज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, क्या होती है इसमें, विशेष गंध होती है, और कम मात्रा में यह हानिकारक नहीं है। ठीक है, लेकिन जब अधिक मात्रा ली जा रही है तो तब इससे क्या हो सकती है, हानि हो सकती है, या फिर किसी भी प्रकार के जैसे सिरदर्द वगैरह हो सकती है अगर हम इसे श्वसन की प्रक्रिया में ओजोन अगर हमने इनहेल कर लिया तो। ठीक है, चलिए, ओजोन is a thermodynamically unstable with respect to oxygen since its decomposition into oxygen result in the liberation of heat. Delta H is negative and an increase in entropy. Delta S is positive. क्या कहा जा रहा है, ओजोन ऊष्मागतिकीय रूप से क्या होता है, ऑक्सीजन की तुलना में अस्थायी है, अनस्टेबल लिखा गया है, यानी ऑक्सीजन की तुलना में ये कैसा हो रहा है, अस्थायी हो रहा है। और अस्थायी होने का कारण क्या है, क्योंकि इसके ऑक्सीजन में विघटन से, अगर ये ऑक्सीजन में विघटित हो जाती है तो उससे ऊष्मा जो मुक्त होती है डेल्टा एच वो ऋणात्मक में है, और एंट्रोपी क्या है आपकी, डेल्टा एस धनात्मक में है, यानी कि विघटित ऊष्मा कम हो रही है और एंट्रोपी का मान बढ़ रहा है, और दोनों प्रभाव एक दूसरे को प्रबलित करते हैं जो इसके ऑक्सीजन में परिवर्तन के लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का अधिक ऋणात्मक मान देते हैं। तो ये गिब्स एनर्जी चेंज हमने पढ़ा था अच्छे से जब भी हम सोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, डेल्टा जी की वैल्यू में चेंज किस प्रकार आ रहा है और एंट्रोपी और एंथैल्पी का मान किस प्रकार से उसको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, इट इज नॉट रियली सरप्राइजिंग, देयरफॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोसिव। ठीक है, इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका ज्यादा सांद्रता की ओजोन है वो कैसी हो रही है, भयंकर विस्फोटक हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या हैं, गुण हैं। इसके बाद ये तो हो गए कुछ कुछ फिजिकल गुण यानी कि भौतिक गुण। इसके बाद रासायनिक गुणों की बात करेंगे। ड्यू टू द ईज विद विच इट लिबरेट्स एटम ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन O3 to O2 plus O, it acts as a powerful oxidizing agent. For example, it oxidizes lead sulfide to lead sulfate and iodide ions to IOD. Okay? अब क्या हो रहा है, जब ये आसानी से ऑक्सीजन को क्या कर रही है, मुक्त कर रही है, तो इसको क्या कहा जा सकता है, प्रबल ऑक्सीकारक भी कहा जा सकता है। तो उदाहरण के लिए क्या कह रहे हैं कि लेड सल्फाइड को ये लेड सल्फेट में बदल देता है और जो आयोडाइड आयन है उनको आयोडीन में परिवर्तित कर देता है। चलिए रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन ये है, लेड सल्फाइड की रिएक्शन हो रही है O3 से, और O3 से होने के बाद क्या हो रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि ऑक्सीकारक इसकी प्रवृत्ति हो रही है, यानी कि ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, जो ऑक्सीजन को जोड़ने में सहायक होता है। तो यहाँ पर PbS था, इससे ऑक्सीजन जुड़ गई है PbSO4, तो लेड
सल्फाइड से लेड सल्फेट बन चुका है और साथ में आपकी O2 अलग हो रही है। और क्या कहा जा रहा है कि जो आयोडाइड आयंस है, यहाँ पर आयोडाइड आयन है 2I नेगेटिव, उसका क्या हो रहा है, आयोडीन में परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्लस H2O प्लस O3 किया गया है, यहाँ पर ओजोन का उपयोग किया गया है और इससे 2OH निगेटिव अलग हो रहा है और I2 बन रहा है प्लस O2। ओके, तो ये आयोडीन, आयोडाइड से क्या बना, आयोडीन बन चुका है, ये O3 के कारण हो रहा है। चलो, when ozone react with an excess of potassium iodide solution buffered with a borate buffer जिसका pH होता है 9.2, iodine is liberated which can be titrated against a standard solution of sodium thiosulfate। ओके, अब क्या हो रहा है, ओजोन को बोरेट बफर से उभय प्रतिरोध पोटेशियम आयोडाइड विलयन के आधिक्य से अभिक्रिया करती है। ठीक है, और फिर क्या होता है, वो आयोडीन में मुक्त हो जाती है। ये क्या है, एक क्वांटिटेटिव मेथड है फॉर एस्टिमेटिंग O3 गैस। ओके, O3 गैस का एस्टिमेशन करने के लिए एक मात्रात्मक विधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब कह रहे हैं कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो होता है, उसको अगर O3 के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो वहां पर क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में O2 निकलेगी। ठीक है, यानी NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की क्रिया कराएगी O3 के साथ, ओके, ओजोन के साथ, और क्या बना, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस डाइऑक्सीजन निकलेगी। ठीक है, another threat to this ozone layer is probably posed by the use of freons which are used in aerosol spray and as refrigerants. The two oxygen bond length in the ozone molecule are identical and the molecule is angular as expected with a bond angle of about 117 degree. It is a resonance hybrid of two main form। ठीक है, अब दो इसकी मेन फॉर्म क्या होती हैं, एक आपकी ये आ गई, यूजेस, इट इज यूज्ड एज जर्मिसाइड की तरह यूज हो रहा है, डिसइंफेक्टेंट, स्टरलाइजिंग वाटर, इट इज ऑल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग ऑयल, आइवरी, फ्लोर, स्टार्च एक्सेट्रा। It acts as an oxidizing agent in the manufacture of potassium permanganate। क्या क्या हो रहा है, कीटाणु विषमक्रासी तथा जल को रोगाणु रहित करने में उपयोग किया जाता है, इसका स्टार्च आटे को विरंजित करने में उपयोग किया जाता है और पोटेशियम परमैंगनेट के उत्पादन में ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका कार्य किया जाता है या ये कार्य करता है। ओके, तो ये आपका O3 के बारे में कंप्लीट हो गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। मेन है किस प्रकार बनाया जा रहा है और इसकी जो रासायनिक गुण है। तो बच्चों, इस सेशन में हमने ओजोन के बारे में पढ़ा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे और अपने आने वाले सेशन में हम ग्रुप 17 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ग 17 के तत्वों के गुणधर्मों की बात यहाँ पर करेंगे। तब तक आपको अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहना है। ओके, और ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।